नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। मेरे सभी सदस्यों को जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपनी इस्लामिक कट्टरपंथी सोच से पूरी एक सत्ता को ही पलट दिया। 34 साल देश की तीनों सेनाओं और देश पर राज करने के बाद उसका और उसकी सेना को हो रहा है एक भयानक अंत। हाँ जी, मैं आज बात कर रहा हूं सुप्रीम लीडर खamenei की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम क्वेश्चन आप बताइए कि ये ईरान का राइज था या ईरान का कोलैप्स। अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो अंत होते होते तो जरूर हम एक कंक्लूजन निकाल ही लेंगे। उनका जन्म हुआ 1939 में ईरान के एक शहर मशद में। मशद बोलते हैं। उस टाइम में रूलिंग पार्टी हुआ करती थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। उनका टाइम था 1941 टू 1979। पहले हम बात करते कि इनके टाइम में एक ईरान कैसा था। कहने के लिए एक वेस्टर्न, या मैं अगर दूसरे तरीके से तो कोई स्टैंप नहीं है ये कि वेस्टर्न होने का मतलब लिबर्टी या अलग कपड़े पहन लेना। ये एक टाइम आता है जिस टाइम में एक कल्चर चलता है जिसे पूरा ग्लोब एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मैं पाकिस्तान की ही बात करूं तो पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि एक पूरा इस्लामिक कट्टरपंथ देश है, लेकिन वहां पे भी लोग पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, लड़कियां जींस टॉप पहनती हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसी तरह का एक ईरान था जो डेवलप हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। लेकिन उस टाइम में एक कट्टरपंथी सोच जन्म ले रही थी, रहतुल्ला खोमेनी। इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल खamenei की। तो 1950 में उनके पिताजी मौलवी थे, उनका भी सपना था मौलवी बनने का। तो 1950 में अपने स्कूल में काफी सारी इन्होंने आयतें पढ़ी जिससे बहुत वाहवाही उन्होंने लूटी, और उनका एक मन जो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि हाँ, मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है और मौलवी बनना है। 1955 आपको पता है मुहर्रम आता है, जहां पे 30 दिन के लिए जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो कोई एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं करते, अपना रोजे वगैरह रखते। इसी तरह का एक टाइम था जहां पे वहां पे एक रूल हुआ करता था कि 10 दिन तक कोई एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं होगा, बाकी 20 दिन जैसा चाहे आप रखें। लेकिन वहां के गवर्नर ने बोला कि अब ऐसा कोई रूल नहीं, अगर आप चाहो तो आप ऐसा करिए, नहीं चाहते तो मत करिए। यहीं पे एक मौका मिल गया जहां पे कट्टरपंथी सोच ने इसको बहुत बड़ा एक कह सकते हो रिवोल्यूशन बना दिया, या इस तरह का एक सत्ता परिवर्तन का रास्ता खुल गया। 1960 होते होते सैयद अली खamenei मौलवी बन चुके थे और उन्होंने रहतुल्ला खamenei को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अलग अलग स्टेट्स में उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, उनके बारे में कह सकते हो कि अच्छी अच्छी बातें करना और उनके आइडिया को ऊपर तक लेके जाना भी इनका काम बन चुका था। और 1979 में रिवोल्यूशन आया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। यहां पे पहले सुप्रीम लीडर बने रहतुल्ला खamenei, और उन्होंने जैसा कि इन्होंने उनका पूरा साथ दिया था खamenei का, तो उन्हें भी एक क्या कहते हैं एक पद मिला, एक डेजिग्नेशन मिली, जहां पे उन्हें इस इस्लामिक सोच को पूरे ईरान में लागू करना था। काम पहले से ही अच्छा कर रहे थे, यहां भी अच्छा कर रहे थे। उसके बाद जैसे अच्छा काम को देखते हुए उन्हें डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया 1979 में। अगला पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। यहां से शुरुआत होती है एक पॉलिटिकल करियर की। क्यों? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखते हो तो उन्हें ये डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट मिला कैसे? मोहम्मद अली रज़ई के असैसिनेशन के बाद। ये माना जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इन्होंने मोहम्मद अली रज़ई को मारा और उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट बन गए।
सुप्रीम लीडर 3 जून को उनके गुरु रहमतुल्लाह खुमैनी की मौत हो जाती है और 4 तारीख को वो बन जाते हैं सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। यहाँ पे उनकी पावर्स इतनी ज्यादा अनलिमिटेड हो चुकी थी कि वहां के पीएम और प्रेसिडेंट भी इन्हीं के अंडर आते थे और ऐसा अभी तक चल रहा था उनकी मौत से पहले, यानी कि करीब करीब 34 साल तक उन्होंने पूरे ईरान पे राज किया। और अगला पॉइंट, प्रॉक्सी फंडिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि यहां से उनका एक पूरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है। यहां पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रॉक्सी फंडिंग, जैसे कि हिजबुल्लाह लेबनान, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए 2000 में और यहां से स्टार्ट होते हैं सैंक्शंस ईरान के ऊपर, वेस्ट के और यूएस के। ये तो थी एक जर्नी। अब मैं आपको इम्पैक्ट दिखाना चाहूंगा जहां पे हम बात कर रहे हैं कि ईरान का राइज और कोलैप्स। कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, इससे पहले ईरान का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इजराइल के साथ, लेकिन सुप्रीम लीडर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द ग्रेटेस्ट शैतान। उन्होंने ये यूएस को और ईरान को शैतान बोलना शुरू कर दिया। आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखोगे मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स आपकी धर्म को वेपनाइज करके चलती है। आपको पहले गुमराह किया जाता है, आपको धर्म के रास्ते पे इस तरीके से, धर्म को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो राजनीति में आपका इस्तेमाल कर सके। यहां भी स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट विद इराक 1980 से 1988। अपनी जनता को हर जगह एंगेज रखा ताकि उन्हें यही लगे कि वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, और यहां से ईरान के कह सकते हो कि खराब दिन शुरू हो चुके थे। कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल स्टार्टेड इन 1979। 1979 में इजराइल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। अगर आप देखते हो तो ऑयल कंट्री होते हुए भी वहां पे क्या थे, कोई जॉब्स नहीं थी एंड 30% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, वुमेन्स को कोई राइट नहीं, वो अपने उनको हिजाब कंपलसरी था। मैंने आपको क्या बताया था, अभी आपकी डेफिनेशन है कि आप इसे वेस्ट कल्चर बोलते हो या फिर सिर्फ जीने की आजादी, किसी को क्या पहनना है। हाँ, मैं इस बात में नहीं कहूंगा कि आप कुछ ऐसा वल्गर पहने, बट एटलीस्ट आप कपड़े तो आप अपनी मर्जी से पहन ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे औरतों की आजादी खत्म कर दी गई। एक रिसेंट अगर आप डालते भी हो गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, मशा अमीनी एक औरत थी जिससे सिर्फ अपने मर्जी के कपड़े पहनने के ऊपर जान से मार दिया गया। प्रॉक्सी ग्रुप, जिस देश में 30% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जॉब्स नहीं है, वहां पे ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को, जैसे हिजबुल्लाह इन लेबनान, हमास इन पैलेस्टाइन, हूथी रिबल्स इन यमन, शिया मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया को फंडिंग कर रहा है। आप कहोगे कि इसमें क्या बुराई है। जब मैं अगले सेगमेंट पे जाऊंगा कि उनकी करेंसी का क्या हाल है, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी आप देखा होगा एक सेंटीमेंट चल रहा है कि क्या कहते हैं, खमेनेई यूएस या कह सकते हो कि वेस्ट के आगे झुके नहीं। अरे झुकेंगे कैसे, क्योंकि पूरा रिवोल्यूशन ही वो इस्लामिक सोच के ऊपर लेके आए हैं। तो अगर वो झुक जाएंगे तो वैसे भी उनको मर जाना था, क्योंकि उनकी सोच मर जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये लोग ऑयल रिच कंपनी होने के बाद तरक्की कर रहे हैं और एटलीस्ट डेवलप नेशंस में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन वहीं ऑयल रिच कंट्री होते हुए भी यहाँ पे 30% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब फिर से मेरा सेम क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये राइज है या कोलैप्स है। आप कहोगे कि न्यूक्लियर की जरूरत है, वेस्ट पे डिपेंड क्यों आ जाए। और भी तरीके हो सकते हैं। भारत के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ अपनी पार्टनरशिप तो बढ़ाई है, लेकिन आपने तो हर देश के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट कर रखे हैं। और आपने जो अपनी कह सकते हो कि मित्र देश बनाए हैं, चाइना, रशिया, उन्होंने भी तो आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि आपके रिलेशनशिप कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं थे। आपके रिलेशनशिप सिर्फ लेन देन के रिलेशनशिप थे कि आप तेल बेचोगे, हमें पैसा दोगे, वो भी चोरी से, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं आपके ऊपर। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में
कि रशिया और चाइना ने साथ क्यों नहीं दिया इस कॉन्फ्लिक्ट में। चलो इंडिया ने तो साथ नहीं दिया क्योंकि हमारी तो न्यूट्रल नीति है, हम इन 7 गल्फ कंट्रीज से भी तो ऑयल लेते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी है, और हम किसी के झगड़े में क्यों ही पड़े। आप ये बताइए चाइना और रशिया ने साथ क्यों नहीं दिए। मैं बताता हूं आपको। रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के साथ, अगर यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है ईरान के साथ, तो वो जो वेपन्स और जो पैसा सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, वो रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। चाइना देख रहा है अगर यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है तो उसका जो सपना है ताइवान को हथियाने का, वो भी पूरा होगा, क्योंकि जब अगर ताइवान को हटाने जाएगा तो यूएस कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही वॉर में फंसा हुआ है। हाँ जी, अब बात करते हैं उनकी करेंसी का। एक ऑयल रिच कंट्री की करेंसी को आप समझिए। मैंने 10 साल के गैप ऑलमोस्ट लिए हैं, या फिर जो बड़े इवेंट्स हुए हैं। 1979 में जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ये देश छोड़ा था, उस टाइम में उनकी एक यूएसडी डॉलर 70 रियाल के बराबर हुआ करता था। 10 साल में ये पहुंच गए 9430 रियाल्स। 2008 में कोई कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कोई हालत सुधरी नहीं है, 9143 रियाल। और ये 2015 में जहां पे आपका हो गया 27,000, यानी कि एक यूएसडी के बदले में आपको 27,000 रियाल देने पड़ेंगे। 2018 में 55 के रियाल्स। ये 2 ऐसी जगह है जहां से इनके सैंक्शंस लगने शुरू हुए थे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर। यूएस ने बोला था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकिए। इन हमास, हुती, हिजबुल्लाह जैसे जो प्रॉक्सीज हैं, इनको फंडिंग करना बंद कीजिए। उन्होंने बोला हम कर रहे हैं, करा नहीं, इसकी वजह से उन पर लग गए सैंक्शन। यहाँ पे आते आते उनको 55,000 रियाल तक इनकी करेंसी गिर गई। अब बात करते हैं 2020 में, तो ये जाके पहुंच गया 2,53,000। 2022 4,27,000। 2024 7,67,000 और 2026 होते होते 1.47, यानी कि एक यूएसडी के बदले में आपको 15 लाख रियाल्स देने पड़ेंगे। जिस देश में एक ब्रेड खरीदने के लिए आपको 46,000 रियाल देने पड़ते। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या आप इसे राइज कहोगे या कोलैप्स? आप इसे वेस्ट के आगे झुकना, क्या कहते हैं, ना झुकना कहोगे, या फिर गलत रणनीति, या फिर ये कहोगे कि इस्लामिक कट्टरपंथी की वजह से ये देश कोलैप्स हो गया? मैं यहाँ पे किसी तरह के हेट को नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ अच्छे नहीं रखते हो, या आप अपने देश को इस तरह के प्रॉक्सी फंडिंग्स में फंसा देते हो, तो आपके देश का कोलैप्स होना ही होना है। आपने कोई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नहीं बनाए, आपने बनाए हैं सिर्फ कह सकते हो ट्रांजैक्शनल अलायंसेस, जहां पे आप माल बेच रहे हो और पैसा ले रहे हो। इस तरह से देश चलते नहीं है। ये था इस वीडियो का अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के फैक्ट्स के साथ मैं वीडियो आपके सामने रख सकूं। मेरे सभी सदस्यों को जय हिंद।